नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूँ कमलकांत। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और हम एक-एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का सर्वे भी कर रहे हैं और फिर उसको एनालाइज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे जींद सीट की। जींद सीट पर हमारा जो सर्वे हुआ, उसके जो रिज़ल्ट आए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक-एक पार्टी का करके हम करेंगे एनालिसिस। हमने जो कांग्रेस का नाम लिया, तो कांग्रेस में हमने 4-5 नाम लिए, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 लोगों को जो अ, अच्छी संख्या में लोगों ने अपनी पसंद जाहिर की, वो एक है महावीर गुप्ता जी, जिनको 61% वोटों ने वोट मिले और दूसरे हैं बलजीत रेणु जी, जिनको 24% वोट मिले। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रद्युमन जी, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं नहीं, इसलिए उनका कोई इंट्रोडक्शन हम देंगे नहीं, आपके साथ जुड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रद्युमन जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर आप ये जो कांग्रेस का देखते हैं, 2 लोगों का महावीर गुप्ता जी का और बलजीत रेणु जी का, कैसे देखते हैं आप इसे? और किसको आप फेवरेट मानते हैं कि इनको टिकट मिलने की संभावना है या लोगों की पसंद है? देखो, जींद जो विधानसभा सीट है, ये परिसीमन के बाद इस सीट में शहर के साथ-साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसका भी अपना एक खासा बोलबाला है। और इस सीट पर कंडेला खाप के कई गांव भी पड़ते हैं, जो हरियाणा की बहुत चर्चित खाप है। और किसान आंदोलन जब उठा था और कंडेला कांड हुआ था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक पद यात्रा निकाली थी कंडेला से, तब कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश में राज आया था। अब जहां तक के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का सवाल है, ये जो विधानसभा सीट है ये शहरी और ग्रामीण दो अलग अलग हिस्सों में है। और इस सीट पर महावीर गुप्ता जिनका आपने जिक्र किया, उनके पिताजी मांगेराम गुप्ता बड़े कांग्रेस के नेता रहे हैं। वो प्रदेश के जो है वित्त मंत्री रहे हैं और पार्टी में भी बड़े बड़े पदों पर रहे। मांगेराम गुप्ता खुद जो है जींद से विधायक रहे, उनके ये बेटे हैं। और महावीर गुप्ता बड़ा चर्चित चेहरा रहे जब 2019 में तत्कालीन जो यहाँ से विधायक थे डॉक्टर हरिकृष्ण मिड्डा, उनके निधन के बाद, हरिचंद मिड्डा जी के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उसमें तमाम पार्टियों की पहली पसंद महावीर गुप्ता थे यहाँ। लेकिन आखिरी समय में वो क्विट कर गए थे और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब निश्चित रूप से महावीर गुप्ता, चूंकि मांगेराम गुप्ता की खुद की एक बहुत बड़ी विरासत है, तो वो बड़े दावेदारों में जरूर उनकी गिनती में मानता हूं। जहां तक के जो महावीर गुप्ता के नेगेटिव पॉइंट की बात है, तो उनकी सबसे बड़ी जो कमी दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि महावीर गुप्ता उस स्तर पर सक्रिय नहीं दिखे जिस स्तर पर एक विधायक के संभावित दावेदार को रहना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, महावीर गुप्ता की विश्वसनीयता पर समय समय पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। राजनीति में वो कभी किसी पाले में दिखाई देते हैं, कभी किसी पाले में दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि अपने पिता मांगेराम गुप्ता की जो राजनीतिक विरासत है, उसको सही ढंग से अब तक महावीर गुप्ता नहीं संभाल पाए हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि महावीर गुप्ता खुद को कोई ऐसा मौका भी नहीं मिल पाया है। जरूर वो कुछ शिक्षण संस्थाओं के प्रधान और उसमें अलग अलग दायित्वों पर हैं, उसके बावजूद अभी उनको काफी मेहनत करने की जरूरत है। जहां तक आपने जो दूसरे शख्स का जिक्र किया, बलजीत रेड्डू का, रेड्डू जो लक्ष्य दूध है या जो लक्ष्य मिल्क प्लांट है, उसके वो मालिक हैं और बड़े मोटे पैसे वाले हैं। और ग्रामीण पृष्ठभूमि जो कंडेला खाप है उससे वो आते हैं। और निश्चित रूप से गांवों में और जो पिछले काफी समय से वो जिस तरह के सामाजिक कार्यों पर यहाँ खर्चा कर रहे हैं, अंधाधुंध जो वो पैसा लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको एक भावी दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। इन दो शख्स के अलावा एक तीसरा शख्स जो मेरे पास जो सूचना है, उसके मुताबिक जो कांग्रेस आला कमान के काफी नजदीकियों में शामिल हैं और उनका नाम सोनीपत लोकसभा की टिकट के लिए भी बड़ा तेजी से चला था, और वो उनका मूलतः गांव भी इसी जींद हलके में पड़ता है। वो शख्स हैं सुरेंद्र पहल, जो जलालपुरा गांव से आते हैं,
जींद के बिल्कुल साथ लगता गांव है, और वो भारतीय जो कबड्डी है उसके भी वो प्रधान रहे हैं, और दिल्ली की राजनीति में काफी सरगर्मियां उनकी रहती हैं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इन्हीं तीन जो मुख्य चेहरे हैं, इनमें आपसी होड़ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा भी कुछ और शख्स हैं जिन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जी। जी, चर्चा करने के लिए तो कई नाम है हमारे पास। राजू लक्ष्मीना है, सुरेश गोयल हैं, रघुवीर भारद्वाज हैं, प्रदीप गिल हैं, प्रमोद सहवाग हैं, महावीर कंप्यूटर हैं। लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आए, उन जी। रिजल्ट में जो प्रमुख दो नाम उभर कर आए, वो यही उभर कर आए, महावीर गुप्ता। यानी लोगों की पसंद भी देखी जाएगी, निश्चित रूप जी। से पार्टीज भी अपने सर्वे करवाती हैं। तो जो प्रमुख जी। नाम उभर कर आए वो महावीर गुप्ता का और बलजीत रेणु का उभर कर आया। अब हम चलते जी। हैं बीजेपी की ओर। हमने बीजेपी का भी सर्वे किया कि बीजेपी में कौन कौन है। हमने 4-5 लोगों के नाम दिए: कृष्ण मिड्ढा, जवाहर सैनी, रामविलास राम निवास गोयल, राज सैनी, अशोक छावड़ा। तो बाकी सबको तो बहुत ज्यादा अंक नहीं मिले। कृष्ण मिड्ढा को बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सपोर्ट किया, लगभग 78% लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और जवाहर सैनी को 10% लोगों ने सपोर्ट किया। तो यहाँ क्या स्थिति देखते हैं आप, बीजेपी में क्या स्थिति देखते हैं? देखो, निश्चित रूप से जो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा हैं, जिनके पिताजी खुद यहाँ से विधायक रहे हैं इनेलो की टिकट से, और डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा 2009 और 2014 में इनेलो की टिकट से यहाँ से विधायक रहे। विधायक रहते हुए उनका आकस्मिक देहांत हो गया। उसके बाद 2019 के उपचुनाव में कृष्ण मिड्ढा यहाँ से विधायक बने, और फिर 2019 के आम चुनाव में भी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ही विधायक बने। 2009 से लगातार 4 चुनाव मिड्ढा परिवार जीत चुका है, और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो बेशक विधायक बन गए हों, बेशक आज वो सरकार में हों, उसके बावजूद वो चाहे गांव के लोग हों और चाहे शहरी मतदाता हों, उनसे वो लगातार टच में रहते हैं, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। और हरिचंद मिड्ढा तो जब विधायक थे, विधायक रहते हुए भी लोगों का नियमित चेकअप वो करते रहते थे। इस क्षेत्र में उनके जो एक प्रमुख जो चौक है वहां उनकी दुकान है, और निश्चित रूप से उनका प्रभाव इस क्षेत्र में अन्य बीजेपी के जो नेता हैं उनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि चौथी बार के विधायक हैं। और एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि ना तो हरिचंद मिड्ढा और ना कृष्ण मिड्ढा, इन दोनों पर कभी कोई आरोप प्रत्यारोप भी दूसरी पार्टियों के नेताओं तक ने भी नहीं लगाए हैं। जहां तक सवाल है जवाहर सैनी का, जवाहर सैनी की धर्मपत्नी नगर परिषद जींद की चेयरपर्सन रही, और उस दौरान उनके ऊपर बहुत से आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे। उसके बाद वो प्रदेश के सचिव भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। वर्तमान में वो अभी हिसार जिले के प्रभारी भी हैं जवाहर सैनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी जवाहर सैनी के मुकाबले कहीं ना कहीं कृष्ण मिड्ढा ज्यादा मजबूत हैं इलाके में। लेकिन पार्टी के स्तर पर अगर देखें तो जवाहर सैनी कृष्ण मिड्ढा की तुलना में ज्यादा मजबूत हैं। वो पुराने भाजपाई हैं। एक वो दौर था जब बीजेपी ढूंढ ढूंढ करके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारती थी। तब 2009 में जवाहर सैनी जो जींद से टिकट मांगते थे, लेकिन उनको पार्टी ने जुलाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया था। हालांकि उनको बिल्कुल बहुत कम वोट मिले। उसके बाद वो लगातार जींद की टिकट पर दावा अपना करते रहे, लेकिन कृष्ण मिड्ढा के आने के बाद उनका दावा लगातार कमजोर होता रहा। और यही परिणाम है कि अब एक बार फिर से जो है वो टिकट की लाइन में जरूर है, पार्टी संगठन में उनका नाम ऊपर मजबूत है, लेकिन धरातल पर कृष्ण मिड्ढा उनके मुकाबले काफी मजबूत दिखाई देते हैं। जी, प्रद्युम्न जी, यहाँ पर और पिछली बार चुनाव, जी कुछ कहना चाहते हैं आप? एक बड़ी बात ये भी है, उनकी टिकट जिस लिहाज से उनकी कट सकती है, वो पीछे उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चेयरपर्सन थी। और अब आपने जो एक पैनल बनाया हुआ उसमें जिनका डॉक्टर राज सैनी जिनका नाम है, उनकी पुत्र वधू वर्तमान में जो है यहाँ से नगर परिषद की चेयरपर्सन है। तो सैनी जब चेयरपर्सन है तो दूसरे सैनी को एमएलए की टिकट मिलना, मुझे ऐसा लगता है कि जो जातीय समीकरण है वहां भी ये सब फिट नहीं बैठ पाएगा। जी। जी। तो
मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब यहाँ उपचुनाव हुआ था, तो जी जेजेपी ने भी बड़े जोर शोर से यहाँ चुनाव लड़ा था और एक तरह से जी मान लिए था कि जीते हुए हैं, और रिजल्ट आने से जी पहले ही लड्डू भी बांट दिए थे और लड्डू भी जी बनवा लिए। जी तो यहाँ क्या आप देखते हैं कि आइए, क्योंकि जेजेपी तो अब थोड़े ढलान पर है, तो क्या जी आईएनएलडी का भी कोई प्रत्याशी यहाँ मजबूत कैंडिडेट हो सकता है, या कोई थर्ड फ्रंट का कोई कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर सकता है इस सीट पर? देखो, जहां तक जींद सीट की बात है, ये सीट, इस सीट पर चौधरी देवीलाल के परिवार का हमेशा दबदबा रहा है। यहाँ उनकी पार्टी के विधायक जीते भी हैं और दूसरे नंबर पर भी कई बार उनके प्रत्याशी रहे हैं। इतना निश्चित है कि जींद जिले की जो 3 सीटें हैं, जींद, जुलाना और उचाना, इन 3 में से किसी एक सीट पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का, चौधरी देवीलाल के परिवार का कोई शख्स चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी तैयारियां कर रखी हैं। यहां से जो सबसे बड़ा नाम जो उभर करके आ रहा है, वो सुनैना चौटाला का चल रहा है। वो जुलाना या जींद किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। और जो उचाना विधानसभा क्षेत्र है, वहां अभी इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। एक खास बात जो बीजेपी के प्रत्याशी की जहां हम जब चर्चा कर रहे थे, तो इस सीट पर पिछले कई सालों से कैप्टन अभिमन्यु, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी भी नजरें हैं। क्योंकि ये जो सीट है, ये बिल्कुल नारनौंद विधानसभा से सटी हुई सीट है, तो उनका भी गाहे बगाहे या जो बड़े जाट नेताओं के तौर पर नाम चल सकता है। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस सीट पर गैर जाट और शहरी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है, तो निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल परिवार का कोई सदस्य इनेलो की टिकट से या जेजेपी की टिकट पर भी कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ सकता है। जेजेपी का आपने नाम लिया, क्या जी आपको लगता है कि जेजेपी यहाँ कुछ अभी दमखम रखती है? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में तो उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, उनसे बेहतर परफॉर्मेंस तो इनेलो का रहा, और जो वोट था जो उनको शिफ्ट हो गया था जेजेपी को, वो वापस इनेलो की तरफ चला गया, कुछ इनेलो की तरफ चला गया, कुछ कांग्रेस की तरफ चला गया। तो आपको लगता है कि जेजेपी का कोई दबदबा यहाँ हो सकता है? देखो, इस सीट का मतदाता एन टाइम पर फैसला करता है। जब 2019 का उपचुनाव हुआ, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी के प्रत्याशी थे और कृष्ण मिड्डा जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, कांग्रेस ने यहां रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा था। और जो इंडियन नेशनल लोकदल है, उसने यहां से बिल्कुल लोकल जो कैंडिडेट थे, उमेद सिंह रेड्डू, कंडेला खाप के बेदू ठेकेदार जिनको बोलते हैं, जो जिला परिषद के उस समय उपाध्यक्ष भी थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के केवल बेदू ठेकेदार या उमेद रेड्डू जिनका नाम है, वही इकलौते शख्स थे। जबकि दिग्विजय चौटाला और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों बाहरी थे। उसके बावजूद दिग्विजय चौटाला बड़ी क्लोज फाइट में चुनाव हारे। और वो सिर्फ चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके सामने थे चुनावी मैदान में। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला की जगह वहां टिकट किसी महावीर गोयल या किसी अन्य शहर के नेता को मिली होती, तो दिग्विजय चौटाला वो चुनाव आसानी से जीत सकते थे। जहां तक अब सवाल है, अब जेजेपी की हालात ये है कि ना केवल जींद बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में कोई सीट ऐसी नहीं दिखाई दे रही जहां जेजेपी वर्तमान में जीतने की हालात तो छोड़िए, जमानत बचाने की स्थिति में भी बहुत कम दिखाई दे रही है। जी। खुद जो उनका घरी क्षेत्र है, चाहे हम सिरसा जिले के डबवाड़ी की बात कर लें, वहां भी उनकी हालात कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। चाहे वो बागड़ा की बात करें, चाहे उचाना की बात करें। जी जी। तो सर दर्शकों, ये था कुल मिलाकर जींद जिले का जो जींद कॉन्स्टिट्यूंसी है, जींद जिला नहीं, जींद कॉन्स्टिट्यूंसी पर्टिकुलर जो है, उसका पूरा विश्लेषण आपकी समझ में आ गया होगा कि शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की पॉपुलेशन है, वोटर है इस सीट के ऊपर, और ये सीट जो है
वो तमाम तरह के यहाँ दबदबा रहा है लोगों का, इनेलो का भी रहा है और कुछ समय से बीजेपी भी जीतती रही है। तो इस बार क्या होता है, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि टिकटें किसको मिलती हैं, कैंडिडेट कौन बाजार में आते हैं और किन लोगों के बीच में संघर्ष होता है। तो प्रद्युमन जी ने आपको सारी बात साफ करके समझाई। प्रद्युमन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी आपने धन्यवाद। पूरा बहुत अच्छा विश्लेषण किया हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों, आपको ये अंक कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमें लाभ भी होता है। नमस्कार। धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।